हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की सिंपल सी क्लास में हम एरर के 10th पार्ट को आगे कैरी ऑन करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट सेंटेंस इज लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन बी हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स। तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा बेसिक को समझेंगे। ठीक है, आपको एनर्जेटिक रहना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो मेरे दोस्तों, अगर हम पढ़ना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि ये जो बी है ये खुद काम करती है मेन वर्ब का। ये जो बी है ये खुद काम करती है मेन वर्ब का, और इसकी हेल्पिंग वर्ब की अलग फॉर्म होती हैं। जैसे कि बी की हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है? इज एम आर हो सकती है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है? वॉज। और हो सकता है वॉज या फिर वर हो सकता है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है इसमें बीन। ठीक है ना। तो ये जो लिखे हुए हैं ये काम करते हैं किस चीज का? ये काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। किसका काम करेंगे? ये काम करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन ये जो बी होती है ये खुद काम करती है किस चीज का? मेन वर्ब का। तो यहां पर हमने सेंटेंस बनाया, ये जो सेंटेंस बनाया हुआ है, तो यहां पर ये सेंटेंस है इफ वन बी हैप्पी। ठीक है ना, इस तरीके का सेंटेंस लिखा हुआ है यहां पर। तो ये जो सेंटेंस है इसमें ये जो वन है, क्या है ये? वन। तो ये जो वन है ये काम कर रहा है सेंटेंस में सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट के बाद यहां पर ये बी की जगह आ रही है ना, और इसके बाद में लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव। क्या लिखा हुआ है? एडजेक्टिव लिखा हुआ है। तो एडजेक्टिव और सब्जेक्ट दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम लिंकिंग वर्ब, यानी कि एक तरीके से हम किसका यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो ये जो जगह है ये हेल्पिंग वर्ब की जगह है, ना कि बी मेन वर्ब की जगह। समझे आप या नहीं समझे? यानी कि सब्जेक्ट के बाद हमें मेन वर्ब की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, क्योंकि बाद में क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है। समझे आप या नहीं समझे? तो इसीलिए यहां पर इस जगह पर ये जो जगह है इस जगह पर हमें इज एम आर वॉज वर में से कोई ना कोई लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब प्रेजेंट में सेंटेंस बना रहे हैं, प्रेजेंट बना रहे हैं, तो हम किसका यूज कर देंगे? हम यूज कर देंगे इज एम आर का। और वन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा? वन इज हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को सही कर देंगे। लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन इज हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स। सो सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज असिस्टेंट्स हैव एंड स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको समझेंगे हम बहुत ही शानदार तरीके से, हम इसको समझेंगे। हिज असिस्टेंट्स, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और उसके बाद में ये एडवर्ब आया यहाँ पे, फिर एक और मेन वर्ब आ रही है यहाँ पे। तो अब यहां पर हम समझेंगे कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इस सेंटेंस में दो टेंस का यूज किया गया है। एक तो हैव का यूज किया जा रहा है, तो हैव के साथ में हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, सिंपल सी बात। और अगर आईएनजी का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में हमको हैव का यूज नहीं करना। तो इसमें क्या कमी है वो इसमें समझ लेते हैं कि अगर सेंटेंस में हैव आ रहा है, क्या आ रहा है? हैव आ रहा है, तो हैव के साथ हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में आ जाए क्या? स्टिल, और इस स्टिल के साथ में आ जाए आईएनजी। क्या आ जाए? आईएनजी। समझ ना, ये थोड़ा दिल सा बन गया टूटा हुआ, लेकिन फिर भी समझ लेना कि ये आईएनजी है। तो स्टिल के साथ में अगर आईएनजी आ जाएगी तो वहां पर हमें यूज करना पड़ेगा किसका? इज एमआर का। किसका यूज करना पड़ेगा हमें? हमें यूज करना पड़ेगा इज एमआर का। ठीक है ना। तो ये दोनों कंसेप्ट है, इनको समझना है। तो इसमें हैव दिया हुआ है तो इसके साथ हमें अलग से थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाने के लिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे इस सेंटेंस में? इस थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? डू। तो डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन। क्या हो जाएगी? डन हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा हिज असिस्टेंट्स हैव डन एंड स्टिल। और ये जो आईएनजी है, आईएनजी से पहले क्या लगाना पड़ेगा? हमें आर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आर डूइंग। तो इस हैव को थर्ड फॉर्म की जरूरत थी, वो हमने दे दी। इस आईएनजी को हमें एसएमआर की जरूरत थी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने कर दिया सेंटेंस को बैलेंस। ऐसे ही हमें करना है अपनी पढ़ाई को और लाइफ को बैलेंस। तो हिज असिस्टेंट्स हैव डन एंड स्टिल आर डूइंग, या फिर आर स्टिल डूइंग है, यहाँ पे भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो सिंपल। ठीक है, आप यहाँ पे लिखो तो ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि पहले इज एम आर फिर स्टिल फिर जिस जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, सो सिंपल। नेक्स्ट, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस जस्टिस एंड करियर्स फॉर, करियर्स नहीं है यहाँ पे, ये केयर्स है। चाहो तो आप इसको भी एरर मान लो, है ना। केयर्स फॉर मॉरल प्रिंसिपल्स। ये जो प्रिंसिपल है मैं आपको कई बार शॉर्ट्स में ही बता चुका हूँ, ये वाली चीज। प्रिंसिपल, एल ई, रूल वाला, जो सिद्धांत वाला प्रिंसिपल होता है, तो वो हमेशा प्रैक्टिस करता है जस्टिस, न्याय की, और केयर, चिंता करता है मॉरल प्रिंसिपल्स की, यानी कि नैतिक सिद्धांतों की। तो यहाँ पे अगर समझने की बात है तो वो क्या है कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? प्रैक्टिस। तो एक तो ये वाली प्रैक्टिस है जो आप रोज प्रैक्टिस करते हो,
और एक ये प्रैक्टिस है, ये वाली प्रैक्टिस है ना। तो इन दोनों प्रैक्टिस में क्या अंतर है पता होगा आप में से कुछ को शायद ना पता हो। तो ये जो प्रैक्टिस जिसमें क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सेम एडवाइस की तरह है ये, तो आप शायद आइडिया लग गया होगा। तो एडवाइस में जो सी वाला होता है वो तो नाउन होता है, क्या होता है वो नाउन होता है ना। और जो एसी वाला होता है वो क्या होता है, वो वर्ब होता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑलवेज के बाद में ये जो जगह बची, ये जगह किसकी है, ये जगह है मेन वर्ब की। तो प्रैक्टिस जो वर्ब है वो कौन सी है, एस वाली। तो यहाँ पे सी का यूज ना करके हमें एस का यूज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्रैक्टिसेस, एस ई एस। अब हो गया सेंटेंस सिंपल एकदम क्लियर। नेक्स्ट, रेदर देन गोइंग विद अमित ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। अब ये जो रेदर देन है इसको समझ लेना आप बहुत ही ध्यान से, कि ये जो रेदर देन है इसके साथ वो फर्स्ट भी आती है और इसके साथ में आईएनजी भी आती है, दोनों ही आती हैं। अब कैसे पता करेंगे कौन सी ठीक है, रेदर देन के साथ में आईएनजी भी आएगी, है ना, रेदर देन के साथ आईएनजी भी आएगी, और इस रेदर देन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। अब कैसे पता करें, यहाँ पे आईएनजी है तो भी ठीक है, और यहाँ पे नहीं होती तब भी ठीक होता, लेकिन डिसाइड कैसे करेंगे कि कब कहाँ कौन सी जगह पे कौन सा ठीक है। डिसाइड करना तो बहुत जरूरी है ना कि कौन सी जगह पे कौन सा ठीक है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि जो मेन सेंटेंस है उसको पढ़ देंगे। तो मेन सेंटेंस क्या है, मेन सेंटेंस है ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। अगर जो मेन सेंटेंस दिया हुआ है उस मेन सेंटेंस में इन्फिनेटिव का यूज किया जा रहा है, किसका यूज किया जा रहा है, इन्फिनेटिव का। यहाँ पे ये सेंटेंस हो, ये जो चीज है यानी कि टू और वर्ब फर्स्ट, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो अगर मेन सेंटेंस में इन्फिनेटिव का यूज किया जा रहा है तो रेदर देन के साथ में जो वर्ब आएगी वो बेस फॉर्म वाली होगी, बिना आईएनजी वाली होगी। कैसी होगी, बिना आईएनजी वाली। रेदर देन गो विद अमित ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। समझे आप या नहीं समझे, कि जब मेन सेंटेंस में क्या आ गया, इन्फिनेटिव आ गया, क्या आ गया, इन्फिनेटिव आ गया, तो रेदर देन के साथ, किसके साथ में भैया, रेदर देन के साथ जो फॉर्म लगाई जाएगी वो कौन सी होगी, वो बेस फॉर्म होगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में जेरन का यूज किया जा रहा होता या फिर आईएनजी वाली फॉर्म का यूज किया जा रहा होता तो रेदर देन के साथ में भी आईएनजी आता। जैसे कि एक सेंटेंस हम समझ सकते हैं कि आई प्रिफर स्लीपिंग रेदर देन वॉकिंग। तो अब मेन सेंटेंस में आई प्रेफर वाले में भी आईएनजी का यूज किया जा रहा है, तो रेदर देन के बाद में भी आईएनजी का यूज कर देंगे। समझे आप या नहीं समझे, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन। यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, आप पता लगा पाओ तो पहले तो ये जानो कि ये क्या लिखा हुआ है, ऑफ। अब ये जो ऑफ लिखा हुआ है इसके बाद जो भी है वो हो गया इसका ऑब्जेक्टिव केस, मतलब ये काम करेगा ऑब्जेक्टिव केस की तरह, है ना। इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, तो ये भी किसका काम कर रहा है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस की तरह ही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो मेन जो सब्जेक्ट हुआ सेंटेंस का वो हुआ द होल ब्लॉक। क्या हुआ, द होल ब्लॉक। और इसमें तो कोई एस है ही नहीं, तो जब इसमें एस नहीं है तो ये सिंगुलर हुआ, और जब ये सिंगुलर हुआ तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज। सो सिंपल। तो ये हो जाएगा द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड इन फायर। ये इस तरीके से सिर्फ आपको कंफ्यूज करने की प्रपोजिशन लगा दी, प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस लिख दिए, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि इस शॉप के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमें वर्ब लगानी है। लेकिन ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, है ना। तो आप ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि मेन जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को अप्लाई करना है। यही तो कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। बहुत जल्दी आगे इस पे पढ़ेंगे। Next sentence, none of the diplomats at the conference was able either to comprehend or solve the problem. अब जब भी आपके सेंटेंस में either और आ जाए, क्या आ जाए भैया, आपके सेंटेंस में either और आ जाए, तो ये देख लेना कि दोनों के बाद में सेम चीज होनी चाहिए। जैसे इस और के बाद में ये मेन वर्ब है तो इस either के बाद भी मेन वर्ब होनी चाहिए, या फिर जो इस either के बाद में प्रपोजिशन है वो और के बाद भी वही प्रपोजिशन होनी चाहिए। यानी कि इनके बाद में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। जैसे कि आप समझो बिना टेंशन लिए समझो। जैसे कि मानो आप, ये लिखा हुआ है इधर, है ना, और ये लिखा हुआ है और, तो जो चीज इधर के बाद जैसी चीज, यानी कि मानो अगर इधर के बाद में नाउन है, क्या है, नाउन, तो और के बाद भी क्या चाहिए, नाउन चाहिए। अगर इस इधर के बाद में प्रोनाउन है तो इस और के बाद भी क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। अगर इसके बाद वर्ब है तो उसके बाद भी वर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव है तो फिर उसके बाद भी एडजेक्टिव है। यानी कि इनके बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, इनके बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, ईदर और
नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इनके साथ में हम सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। तुम ध्यान से पढ़ते रहो, है ना। तो यहाँ पे ये वर्ब दे रखी है, ये वर्ब दे रखी है, तो इस ईदर को यहां से हटा दो और यहां पर लगा दो इस कॉम्प्रहेंड से पहले, ठीक है ना भैया। तो ये यहां पे हो गया ईदर कॉम्प्रहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल टू ईदर कॉम्प्रहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। सिंपल, कितनी आसानी से सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा ये। he feels her troubles as much or even more than they। हाय हाय, he feels वह महसूस कर देता है, her troubles उसकी परेशानियों को, as much उतनी ही, या फिर जितनी ये फील करते हैं उससे ज्यादा फील कर देता है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां पर ये क्या करता है, ये परेशानियों को फील कर देता है। किसकी परेशानियों को? इस देवी की परेशानियों को। और या तो उतनी ही फील करता है, मच का यूज कर रखा है, या तो इनके बराबर ही, या फिर अगर पॉसिबल हुआ तो इवन मोर देन दे, जितनी ये फील करते हैं उसकी परेशानी को उससे ज्यादा फील कर देता है। तो अब यहाँ पे गलती क्या है? गलती ये नहीं है कि वो उसकी परेशानी को फील कर देता है, ट्रबल्स को। गलती है अंग्रेजी की, कि उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी। अंग्रेजी पढ़ते तो पता लगता कि एज एडजेक्टिव के बाद दोबारा से क्या आता है? एज आता है। एज एडजेक्टिव, एज का पेयर एज से बनता है, तो एज मच एज आएगा पहले। क्या आएगा? एज मच एज। तो ये हो जाएगा ही फील्स हर ट्रबल्स एज मच एज और इवन मोर देन दे। ये आपको पैटर्न इसका फॉलो करना है। देख रहे हो, देख रहे हो कितनी आसान सी कमियां हैं इनमें, और इनको तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। भाई कितना ही आसान सा क्वेश्चन है, और वो भी एग्जाम में आया हुआ। ये सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है ना। तो इस सॉरी, ये क्या है? ये है टू। काश होती यहाँ टू। हाँ जी, तो ये टू जो होता है ये होती है प्रपोजिशन। क्या होती है भैया? प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन के बाद में चाहे आ जाए नाउन, चाहे आ जाए प्रोनाउन, ये दोनों के दोनों ही किस केस में होंगे? ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। चाहे सेंटेंस की स्टार्टिंग हो, चाहे सेंटेंस का एंड हो। अगर प्रपोजिशन के बाद में, जरूर नहीं है कि ये टू ही हो, कोई भी प्रपोजिशन हो सकती है, बी इट एनी प्रपोजिशन। आफ्टर प्रपोजिशन इफ देयर इज नाउन और प्रोनाउन वी ऑलवेज यूज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउन। यानी कि उस नाउन और प्रोनाउन का हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, उस नाउन और प्रोनाउन का हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। ठीक है, हाँ जी। तो अब यहाँ पे ये जो यू है, यू तो रिमेन सेम, ये तो बिल्कुल सेम रहता है कि यू का सब्जेक्टिव भी यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव भी यू होता है। लेकिन इस आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। क्या होता है भैया? मी होता है। तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? यू एंड मी। क्या हो जाएगा भैया? यू एंड मी। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी। ऐसे रूल, सच, सच का मतलब क्या होता है? सच, सच, सच का मतलब होता है ऐसा, या फिर ऐसे। ऐसे रूल्स अप्लाई नहीं होते ना तुम पे ना मुझ पे, क्योंकि हमारी तो बात ही अलग है ना। तो ऐसे रूल्स हम पे अप्लाई नहीं होते। सो सिंपल, इट इज अ क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच। सिंपल सेंटेंस है। कुछ लोग सोचेंगे कि क्वार्टर टू 10 यानी कि क्वार्टर टू, अब बेटे ये समझ लेना कि 2 और 10, तो इसका मतलब हो गया कि 10 बजने में 15 मिनट है। 10 बजने में 15 मिनट है, यानी कि टाइम हो रहा है अभी क्या? 9:45। जब 9:45 होते हैं तभी तो 10 बजने में 15 मिनट होती हैं। तो उसको कैसे बोलेंगे? इट इज अ क्वार्टर टू 10। इट इज अ क्वार्टर टू 10। और ये क्वार्टर, वो क्वार्टर नहीं है ना, ये क्वार्टर है ये फोर्थ पार्ट के लिए जो यूज किया जाता है। बाय माई वॉच। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पे इन माई वॉच हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये बाय माई वॉच ही करेक्ट होता है। तो ये नो एरर है, सेंटेंस सही है। आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स। अभी मैंने आपको समझाया था वो रेदर देन वाला, कि अगर मेन सेंटेंस में आईएनजी है तो देन के बाद भी हम आईएनजी का यूज करेंगे। सो सिंपल, देखो वहां सीखा यहाँ काम आया। तो इसीलिए पढ़ाई का फायदा है कि आप कहीं भी सीखो, कैसे भी सीखो, लेकिन काम आपके वो जीवन भर आती रहेगी। और इंग्लिश तो आपकी प्रैक्टिकल लैंग्वेज है, कि प्रैक्टिकल लैंग्वेज तो आप इसको बोलने में यूज कर सकते हो, लिखने में भी यूज कर सकते हो, और एग्जाम में भी यूज कर सकते हो, जॉब में भी यूज कर सकते हो। एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश एंड मेक योर इंप्रेशन। कितने आसान से काम आएगा, है ना। आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग गेम्स। सिंपल हो गया सेंटेंस सॉल्व। नेक्स्ट, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम आर एज फॉलोज। अब आपको समझना है कि जब दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए, है ना, लेकिन वो जो दो सब्जेक्ट हैं वो दोनों एक ही यूनिट हो, वो दोनों सब्जेक्ट मिलकर एक ही यूनिट बनाते हो, है तो ये द सम और सब्सटेंस। लेकिन
ये दोनों एक ही चीज को फॉलो, मतलब एक ही चीज के बारे में बताते हैं। इन दोनों को एक ही यूनिट माना जाता है। दो सब्जेक्ट हैं, और ये जो दो सब्जेक्ट हैं ये दो अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ही यूनिट है। कुछ फ्रेज होते हैं जो एक ही यूनिट की तरह काम करते हैं। तो जब जो फ्रेज एक ही यूनिट की तरह काम करेंगे, भले ही इसमें लग रहा है आपको कि ये दो है, कि सम अलग है, सब्सटेंस अलग है, लेकिन ये एक फ्रेज है ना। इसका मतलब होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन है ना, तो कंक्लूजन ऑफ द पोएम। तो इन दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट न मानकर एक ही यूनिट माना जाएगा, क्योंकि ये एक फ्रेज है। तो इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ ये, और इसके साथ लगाएंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज। कंक्लूजन, इसका मतलब कंक्लूजन, सिंपल। द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। अब इसको समझो आप, ये जो टीम है ये है कलेक्टिव नाउन। क्या है ये? कलेक्टिव नाउन है। अब ये जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन दो तरीके से काम करता है, एक यूनाइटेड सेंस में और एक डिवाइडेड सेंस में। एक यूनाइटेड सेंस में और एक डिवाइडेड सेंस में। जैसे कि जो टीम है वो मिलकर खेल रही है, मिलकर खेल रही है, तो खेल रही है तो सब मिलकर एक ही एम के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है ना भैया? यानी कि सब पूरी की पूरी जो टीम है वो लगी हुई है, एफर्ट्स अपनी पुट कर रही है टीम को जिताने में। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो सेंस है ये यूनाइटेड सेंस हुआ। लेकिन अगर टीम मैदान में जा रही है और अपनी अपनी जगह पे खड़े हो रहे हैं वो जो प्लेयर्स हैं, तो भी सब क्या एक ही जगह पे खड़े हो रहे होंगे? नहीं ना, खड़े होने के लिए तो और मैदान में जाने के लिए तो क्या है, सब अलग अलग जाएंगे भैया, एक साथ थोड़ी है कि एक के ऊपर एक खड़े होके इसमें जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये डिवाइडेड सेंस में है। किस सेंस में है? डिवाइडेड सेंस में है। तो डिवाइडेड सेंस में है तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। ऐसे ही मैच खत्म हो गया। मैच खत्म होने के बाद सब प्लेयर्स अपने ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और सब नहाने का काम करते हैं, क्योंकि बहुत खेलते हैं ना, दो दो तीन तीन घंटे, तो स्वेटी हो जाता है। तो जब, अब आप बताओ, जब ये अपने ड्रेसिंग रूम में जाके अब जब ये नहावा रहे होंगे, तो क्या यूनाइटेड सेंस होगा या डिवाइडेड? सब एक साथ ही नहा रहे होंगे, सबने एक साथ ऐसा करके पानी डाला, सबने एक साथ ऐसा करके साबुन लगाया, ऐसा थोड़ी हो रहा होगा। तब तो ये टीम है, लेकिन तो चल तो ये डिवाइडेड सेंस में रही है ना। तो जब ये डिवाइडेड सेंस में होगा तब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी, और जब ये यूनाइटेड सेंस में होगा तब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। ये वाली बात समझनी है आपको। तो ये जो कलेक्टिव नाउन है ये डिवाइडेड सेंस में भी होते हैं, यूनाइटेड सेंस में भी होते हैं। यूनाइटेड सेंस रहेगा तो इनको एक यूनिट मानेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। डिवाइडेड में सब प्लेयर्स अलग अलग हो जाएंगे, है ना, तो फिर वहां पर हमें ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे टीम में जा रहे हैं और अपनी अपनी जगह पे खड़े हो रहे हैं, तो सब एक ही जगह पे थोड़ी खड़े हो रहे हैं, सब अलग अलग जगह पे खड़े हो रहे हैं, डिवाइडेड सेंस में काम हो रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ये वर्ब का यूज किया जाएगा। सो सिंपल। परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990। ओके, तो ये जो 1990 है ये है पास्ट टाइम। क्या है ये है पास्ट का कोई टाइम। और जब सेंटेंस में पास्ट टाइम दे दिया जाता है तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए हमें सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए होती है। ठीक है ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज किया ही नहीं जाता, तो हैव को हटा दो। जब तक हैव था तब तक ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, हैव हटते ही ये क्या बन गई? सेकंड फॉर्म बन गई। सिंपल। परहैप्स यू नो that I passed the examination in 1990. So simple. Let's move on to the next sentence. The teacher kept advising us to work hard. यानी कि जो टीचर थे kept advising us, हमें एडवाइस देते रहे। कोई काम जो होता रहता है उसके लिए हम हमेशा कीप और आईएनजी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कीप और आईएनजी का। लेकिन ये पास्ट है तो इसीलिए यहाँ पे केप्ट यानी कि सेकंड फॉर्म और आईएनजी का यूज किया जा रहा है। अस टू वर्क हार्ड, यानी कि जो टीचर थे वो हमें एडवाइस करते रहे, करते रहे, करते रहे। क्या करते रहे? कि आप करते रहो। क्या करते रहो? आप भी करते रहो। क्या करते रहो? बोल नहीं रहे हो, मैं ही बोलता रहूं अकेला क्या? करते रहो। क्या करते रहो? ओए, जो तुम बोल रहे हो वो मत करते रहो। क्या करते रहो? कठिन परिश्रम करते रहो। क्या करते रहो? कठिन परिश्रम करते रहो। ये कहता रहा। कौन कहता रहा? कहता रहा कौन? टीचर कहता रहा। तो बेटे, जब कोई काम होता रहा, कोई काम होता रहा, जैसे कि मैं पढ़ाता रहता हूं, तुम पढ़ते रहते हो, वो अपना समय बर्बाद करती रहती है। ठीक है ना, तो कोई इंसान किसी काम को करता रहता है तो वहां पे हम यूज करते हैं किसका? कीप ऑन का। किसका यूज करते हैं? कीप ऑन का यूज करते हैं। और सेकंड फॉर्म होगी तो केप्ट ऑन भी तो होगा। केप्ट ऑन, कैप्टन नहीं है ये ना, केप्ट ऑन। द टीचर केप्ट ऑन एडवाइजिंग अस टू वर्क हार्ड। ये इस तरीके से बनाया जाता है, जैसे कि मैं पढ़ाता रहता हूँ, आई कीप ऑन टीचिंग। तुम पढ़ते रहते हो, यू कीप ऑन स्टडिंग। वो फोन चलाती रहती है, शी कीप्स ऑन ऑपरेटिंग फोन। तो ये कीप ऑन होता है। ठीक है ना भैया, और पास्ट होगा तो फिर केप्ट ऑन हो जाएगा। तो द टीचर केप्ट ऑन एडवाइजिंग अस टू वर्क हार्ड। लास्ट सेंटेंस।
एट अ वेरी यंग एज ही डाइड विद हार्ट डिजीज। हार्ट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हार्ट। और जो आप जरा जरा सी बात पर हो जाते हो वो क्या होता है? वो होता है हर्ट। बहुत सारे लोग इसको भी हर्ट बोलते हैं, ये हर्ट नहीं है, हर्ट ये है हार्ट। हार्ट क्या बोलते हैं इसको? हार्ट बोलते हैं, इसी तो कहा जाता है स्वीट हार्ट। ठीक है, तो ये हार्ट होता है, ये हर्ट होता है। तो मेरे दोस्तों, अगर किसी इंसान की मृत्यु किसी बीमारी की वजह से हो जाए, किसी इंसान की मृत्यु किसी बीमारी की वजह से हो जाए, तो वहां डाइड विद का यूज नहीं होता, वहां पर डाइड ऑफ का यूज होता है। समझे भैया? ही डाइड ऑफ हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज, ये डिजीज है, इसको समझो। निमोनिक बताता हूं मैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ईज। ईज माने आराम, और डिस का मतलब हो गया नेगेटिव, यानी कि डिजीज, यानी कि आराम नहीं। तो जब आप बीमार हो जाते हो तो आपको आराम, चैन, ईज नहीं मिलता, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिजीज। सिंपल सी बात। तो अब यहाँ पे कोई इंसान किसी बीमारी की वजह से खत्म हुआ है, बेचारा मृत्यु हुई है उनकी हार्ट डिजीज की वजह से, तो डाइट के साथ में ऑफ का यूज। अगर कोई एक्सीडेंट होता तो फ्रॉम लगा देते। क्या लगा देते? फ्रॉम लगा देते हैं। इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपनी लाइफ को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। तो पढ़ो, सीखो, समझो। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे एरर्स पढ़ाऊंगा। बिना एरर्स के ग्रामर को आप नहीं सीख सकते, बस रट लोगे। प्रैक्टिकली आप उसको नहीं सीख सकते, तो ज्यादा से ज्यादा एरर्स को सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा रूल्स को पढ़ो। ऐसे ही देंगे शल्फा के साथ में हमेशा जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हिंदी से हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। Fearless.